अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाज, जस्टिस मुजाहिर नकवी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद अब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। पहली दरख्वास्त पार्लियामेंट क्यों गए? गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्हें ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। डिस्ट्रिक्ट बार ने मौकफ अपनाया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा पार्लियामेंट जाकर मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फायज ईसा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने करप्ट सियासतदानों के साथ बैठकर जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जबकि आईन पाकिस्तान अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान फर्क रखने का कहता है। बार की शिकायत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को अरसाल की गई है। दूसरी दरख्वास्त जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए दायर की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त वहीद शहजाद भट्ट नामी शख्स ने दायर की है कि जिसमें यह कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दी और अपने असासे आज तक जाहिर नहीं किए। उनके खिलाफ रेफरेंस को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। नाज़रीन, आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहम तरीन मुलाकात हुई है। दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में रिपोर्ट की गई है, काफी देर तक जारी रही और दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अहम अमूर पर तफसीली बातचीत की है। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर तबादला ख्याल किया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पार्लियामेंट के दौरे से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह किया और इस मुलाकात के बाद बताया गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत के हवाले से तफसीलात वजाहती बयान जारी किया और यह भी बताया गया है कि काजी फायज ईसा साहब ने यह वजाहती बयान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुशावरत से जारी किया है। उनको बता के और गुफ्तो शनीद करके जस्टिस काजी फायज ईसा के वजाहती बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई थी और ये दावत कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई थी कि क्या सियासी तकरीर की जाएंगी या नहीं, और इस पर यकीन दहानियां कराई गई थी कि सिर्फ आइन और इसके बनाने से मुतल्लिक बातचीत की जाएगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि इस नुक्ते की वजाहत पहले मेरे अमले ने कौमी असम्बली के डिप्टी डायरेक्टर से करवाई और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से इसकी तस्दीक करने के बाद दावत कबूल की, क्योंकि मैं आइन के साथ इज़हार यकजहती करना चाहता था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि ये अमर बायसे हैरत है कि बाज़ लोगों को इस पर एतराज़ है कि मैं कहाँ बैठा था और मैंने आइन की याद मनाने की तकरीब में शिरकत क्यों की। उन्होंने कहा है कि मैं हॉल के एक कोने या गैलरी में बैठने को तरजीह देता, लेकिन अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठा दिया गया और इस जगह का इंतखाब मैंने खुद नहीं किया। जस्टिस काजी फायज ईसा का यह कहना है कि शहरियों का बेहतरीन मुफाद इसमें है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं। आइन का बनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से है, जिसे मनाना जरूरी है। चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज के दरमियान होने वाली ये अहम तरीन मुलाकात अदलिया में तकसीम के तासुर को क्या ज़ायल कर सकती है? बहुत से लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों का, ये प्रोफेशनल्स का ये मानना है कि फुल कोड बनाना नागुज़ीर है इस तकसीम को, इसके तासुर को ज़ायल करने के लिए। नाज़रीन, पार्लियामेंट में सीनियर जज की मौजूदगी में सियासी तकरीर भी हुई, अदलिया को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। क्या जस्टिस काजी फायज ईसा का वजाहती बयान अदलिया और सियासी फ्री कैन के दरमियान पैदा होने वाले तनाव को कम करने के लिए काफ़ी है? We certainly hope so, but ये कहना भी गलत ना होगा, this indeed was a right step in the right direction. मुलाहिजा कीजिए। अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ के दिल से हल्फ उठाता हूँ। अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है। के साथ हमारे मामला अब आखिरी मराहिल पर हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और बोर्ड में तमाम जो शराइत तकरीबन पूरी कर दी गई।
IMF की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि जिसमें पाकिस्तान में महंगाई हदफ से ज्यादा और ग्रोथ कमी की पेशनगोई की गई है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में रवा माली साल GDP ग्रोथ 0.% रहने की पेशनगोई के साथ साथ महंगाई की शरह 27.1% और करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.3% तक रहने का बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% थी। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुंच जाएगी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% और महंगाई कम होकर 21.9% होगी। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.4% तक रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आइंदा माली साल बेरोजगारी की शरह 7% से कम होकर 6.8% रहने का इम्कान है। नाज़रीन, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ हुकूमत को इक़्तिदार में आए 1 साल पूरा हो चुका है और आज वजीर आजम ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का अहाता करते हुए मुईशत, तवानाई, सफारतकारी, मुवासलात और मोहालियात समेत मुख्तलिफ शोबाजात में हुकूमती कारकर्दगी पर ट्वीट करते हुए कहा है कि इमरान खान की जानिब से बिछाई गई इक्तसादी सुरंगों और आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान की मुईशत बदस्तूर रवां दवा है और डिफॉल्ट की तमाम पेशनगोइयां गलत साबित हुई हैं। मुईशत की बहाली के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं, मगर क्या इनकी कोशिशें कामयाब हुई हैं या नहीं, इसके हवाले से हम आपके सामने गुज़िश्ता रोज़ की तरह कुछ मज़ीद हक़ाइक़ रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिस दिन आपकी हुकूमत तश्कील पाई तो उस वक्त आपके वफाकी वज़रा की तादाद 37 अरकान पर मुश्तमिल थी, लेकिन आज ये तादाद 86 अरकान है, यानी कि 1 साल में 49 मेंबरान काबीना का इजाफा हो गया है। और आपने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त भी आपके बकौल पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहा था, लेकिन आपको कफ़ायत शायरी इक़दामात लेने के लिए 9 माह से ज़ायद अरसा लग गया और इस अरसे के दौरान सरकारी अखराजात में 20% इजाफा कर दिया गया, जो 20% बढ़कर 6,322 अरब रुपए हो गए। इसी तरह अगर मौजूदा दौर में सूद पर कर्ज की अदायगियों को ही देख लिया जाए तो इसमें 77% इजाफा देखा गया। वज़ीर आज़म साहब, आपकी वॉच में मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 77% कम हुए, रुपए की कदर में 32% कमी आई, तरसीलाते ज़र 11% कम हुई, बरामदाद में 7.5% गिरावट देखी गई। गुज़िश्ता 12 महीनों के दौरान महंगाई की शरह को ही देख लीजिए तो अप्रैल 2022 में महंगाई 12% थी कि जो इस वक्त एज वी स्पीक 40% के करीब है, यानी कि महंगाई में 240% इजाफा हुआ है। बराह रास्त सरमायाकारी यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 44% घट गई हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.7% कमी आई है। गाड़ियों की फरोख्त 43% कम हुई है और सीमेंट प्रोडक्शन 18% घटी है। और अब तक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तकरीबन तमाम बड़े सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं या फिर प्रोडक्शन मुअत्तल कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल तक महंगाई और दीगर मुआशी मसाइल की वजह IMF से गलत डील करार दिया जा रहा था और हुकूमती बेहिसी जो है वो आया थी। मुलाहिजा कीजिए। मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ, गरीब अवाम के मफाद में डील लेकर आओ। हम नहीं मानते ये पीछे IMF डील को। लेकिन फिर आपकी हुकूमत ने जो तहरीक इंसाफ पर सख्त IMF शराइत का इल्ज़ाम आयद करते हुए अवाम की हमदर्दियाँ समेटते थे, उसने यके बाद दीगरे IMF के ऐसी डिमांड्स पर अमल किया कि जिसने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। वज़ीर ख़जाना कौम को उम्मीदें दिलाते रहे कि जल्द मुआहिदा हो जाएगा। Things are on track, हर चीज़ सही चल रही है। इंशाल्लाह जी प्रोग्रेसिव सेटिस्फैक्टरी, बड़ी जल्दी आपको खबर अच्छी देंगे जी इंशाल्लाह। इसाक डार साहब डॉलर की कदर को कम करने में लग गए और IMF ने शराइत का वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जिसे आज तक हम बंद नहीं कर पा रहे। बात करनी पड़ेगी IMF के साथ। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। मैंने जो काम किया है मैं उसको ओन किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी बताया फोन करके, मैं जी IMF जाने और मैं जानूं, मेरे पास दूसरे सोल्यूशन हैं और हम डील करते हैं। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो, मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी। हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, तो हम इन कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। ये भी मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि IMF ने दोस्त ममालिक से इमदाद को प्रोग्राम की बहाली से नक्की कर दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान दुनिया की 3 लीडिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग्स 8 बार 8 टाइम्स
कम की हैं। फिच ने 3 बार, मूडीज ने 3 बार, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 2 बार पाकिस्तान की रेटिंग कम की है। अब सिर्फ रवा माली साल के दौरान मुल्की बैरूनी कर्ज में तकरीबन $7 अरब इजाफा हुआ है, यानी कि हर माह $1 अरब। आज 7 माह गुजर जाने के बावजूद IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो सका और वजीर आजम साहब आप अपनी बेबसी का इजहार करते करते यहां तक कह चुके हैं कि IMF हमसे लकीरें निकाल रहा है। अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है। हत्ता कि ये जनाब बिजली के जो FSC उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा हुक्का पानी बंद ना कर दे। इस वक्त मुल्क में रमजान चल रहा है। अगर हम गुज़िश्ता साल और मौजूदा रमजान में कीमतों का तकाबुल ही कर लें तो होश ठिकाने लग जाते हैं। आटा 85 रुपए से बढ़कर 160 रुपए हो चुका है। बेसन 220 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो हो चुका है। खजूर की कीमत में भी 2 गुना इजाफा हो चुका है। चावल, चाय, मसाले जात में 40 से 70% इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस अप्रैल में हुकूमत की तश्कील से कबल यही शहबाज शरीफ साहब के जो उस वक्त वजीर आजम बन चुके थे, अवाम को सस्ता आटा मुहैया करने के लिए अपने कपड़े बेचने का भी दावा कर रहे थे। पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में, वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। रियासत बचाने के इस मिशन में हुकूमत ने पहले 4 माह में ही नैब तरमीम पार्लियामेंट से पास कराकर अपने केसेस माफ फरमा लिए और अब नैब के लिए 50 करोड़ से कम की करप्शन ही नहीं है इस मुल्क में। रियासत की इसी खिदमत में PDM हुकूमत ने चेयरमैन नैब को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, मगर चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान दबाव में आने की बजाय ओहदे से ही मुस्ताफी हो गए। ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। नॉट अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस कंट्री। सियासी मुखालिफिन पर सियासत का दायरा तंग करने के लिए पूरे मुल्क में पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ। रियासत के वसीतर मुफाद में शहबाज गिल, आजम स्वाति और शेख रशीद से लेकर ऑल द वे टू लोअर कारकुनान जो मुखालिफिन के हैं उन तक को घेर लिया गया। अजहर मशवानी तक एक को उठाकर गायब किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब, ये आप ही की हुकूमत में ही हमारे भाई अरशद शरीफ पर ये ज़मीन तंग कर दी गई। आज तक हमें ये जवाब नहीं मिला। 6 माह गुजर चुके हैं कि अरशद शरीफ पर FIRs किसने कटवाई, ये ज़मीन क्यों तंग हुई, उस पर उसको कौन डरा रहा धमका रहा था, वो मुल्क छोड़ने पर क्यों आमादा हो गया। ये आपकी वॉच के तले, आपकी नाक नीचे ही ये सब कुछ हुआ कि एक लीडिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस मुल्क का जो है वो मुल्क से, अपने घर से बेदखल हो गया। हज़ारों मील दूर उसको जाना पड़ा और फिर मुल्क ने उसकी लाश को वापस आते देखा। आज भी रोंगटे खड़े होते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। नाज़रीन, अपनी सियासत को दवाम बख्शने के लिए नहीं, ये सब कुछ रियासत बचाने के लिए ही 1 साल से किया जा रहा है। हरीफ की शोहरत के ग्राफ को कट लगाने के लिए 123 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। मुकदमात का पूछा जाए, जवाब नहीं मिलता। ज़मान पाक पर पुलिस चढ़ा दी जाती है। 2 सूबों के इंतखाबात को इल्तवा में डालने के लिए भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद पास करा ली जाती है और इस करारदाद में ये भी कहा जाता है कि वफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे। और आज एक बार फिर पार्लियामान की छतरी के नीचे और आइन के नाम पर आइनी इदारों पर हमले हो रहे हैं। रियासत बचाने के इरादों से इक़्तिदार में आने वाले 90 दिन में इलेक्शन कराने की आइनी हद को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, सरहन इनकारी हैं और ना ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। रियासत तो मुआशी दलदल में धसी चली जा रही है। मुल्क की करेंसी तारीख की बदतरीन गिरावट का शिकार है। कौम महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल है। गरीब अवाम आटे की लंबी कतारों में जलील हो रहे हैं और रियासत बचाने वाले अपने इक़्तिदार को बचाने में मगन हैं, इंटरप्रिटेशंस में मगन हैं। 1 साल में मुल्क जिस सतह पर पहुंच गया है, इससे उनकी सियासत तो कब की शायद नीलाम हो चुकी है, मगर खुदा रियासत का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश करने में जहां दीगर अवामिल थे, वहीं ये दावा भी किया गया था और बल्कि सर फहरिस्त रहा कि हम करके दिखाएंगे। और फिर 90 मेंबरान पर मुश्तमिल काबीना, 13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद ने करके दिखाया। अपने खिलाफ तमाम केसेस एक के बाद दीगरे ख़त्म करके दिखाए। मुतअद्दिद इश्तिहारी मुल्ज़िमान एक के बाद एक मुल्क में वापस लाकर दिखाए। चीफ जस्टिस की ताकत को कम करने की कानून साजी करके दिखाई। अपनी मर्जी का चीफ अवामी स्टाफ भी लगा के दिखाया जो इनका राइट था, मगर देयर वाज ऑलवेज पावर पॉलिटिक्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। और हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा नहीं टला। अक्टूबर से तातुल का शिकार IMF का प्रोग्राम सख्त तरीन शराइत पूरी करने और अवाम पर बोझ डालने के बावजूद भी बहाल नहीं हुआ। अवाम
कल भी महंगाई की चक्की में पिस रही थी। अवाम आज भी उसी महंगाई की चक्की और इस तूफान का सामना कर रही है। सियासत बचाते बचाते हुकूमती इत्तेहाद ने रियासत के वजूद को दाव पर लगा दिया है। और हाँ, अगर एक और चीज़ नहीं हुई तो वो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस आने पर, बुलाने पर कायल नहीं कर सकी है हुकूमत। मियां साहब स्विट्ज़रलैंड के बाद अब सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमें ये मौका मिले कि हम 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर को वापस आते देखें। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने की डेडलाइन आज खत्म। फंड्स मिले ना ही मतलूबा सिक्योरिटी। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को पेश की है कि जिसमें अदालत को बताया गया है कि पंजाब में इंतखाबात के लिए हुकूमत की जानिब से फंड्स दिए गए और ना ही मतलूबा सिक्योरिटी फोर्स फराहम की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 21 अरब रुपए ताहाल फराहम नहीं किए। निगरान हुकूमत पंजाब ने भी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 एहलकार देने की रजामंदी जाहिर की है। पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। नाज़रीन, जहन में रखिए कि कल ही निगरान हुकूमत के 90 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक ये रकम जारी करने का भी हुक्म दिया था और गुज़िश्ता रोज इंतखाबात के लिए फंड से मुतल्लिक समरी काबीना से मंजूर हुई कि जिसके बाद हुकूमत ने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने से मुतल्लिक हतमी फैसला पार्लियामान करेगी। अब वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ी ऐवान में यह खबर भी दे दी कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया गया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर यह बावर करवा दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को कितनी फंडिंग मिलती है और कब मिलती है ये फैसला पार्लियामान करेगा, वजीर आजम नहीं। फाइनेंस का जो बिल है उसके मुताबिक मामलात आगे चलेंगे कि इलेक्शन कमीशन को कितनी फंडिंग मिलती, कब मिलती है। करारदाद ने पाबंद किया है वजीर आजम को और काबीना को कि वो ये सारा मामला पार्लियामान में लेके आए और इस पे कोई फैसला ना किया जाए और इलेक्शन के हवाले से कोई फंड की मंजूरी ना दी जाए। ये पार्लियामान का फैसला है करारदाद के जरिए। गुज़िश्ता रोज ही पंजाब में इंतखाबात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर इंतखाबी तारीख के ऐलान और पोल डे आगे बढ़ाने का इख्तियार मांगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में यह लिखा है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन फैसला करने वाला वाहिद इदारा है कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी और अथॉरिटी के मातहत नहीं। 1 मार्च और 5 अप्रैल के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को अपनी आइनी इख्तियार से महरूम कर दिया है। असेंबली तहलील होने की सूरत में आइन के तहत सदर का इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए इलेक्शन एक्ट 57 और 58 में तरमीम का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात इनेकाद के लिए कोशिश की, ताहम इनकी मसाली कोशिशों को मुआवनत नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन की रेट को मुनज़्ज़म तरीके से चैलेंज किया गया। नाज़रीन, इस खत में मजीद बताया गया है कि अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को खत्म किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, लेकिन महकमाना कार्रवाई को एक तरफ रख दिया गया। इंतजामी अफसरान को पैगाम गया कि वो संगीन बेज़ाब्तियों के बावजूद भी फैसलों के पीछे छुप सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिट पर बुरी तरह समझौता किया गया है। इलेक्शन कमीशन का खत वाज़े तौर पर ये पैगाम है नाजरीन के इदारा अदलिया और सदर पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख देने के फैसले से कतई तौर पर मुतमईन नहीं है और हुकूमत पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स फंड्स के मामले को पार्लियामान भेजकर तवालत दे चुकी है। क्या ये तवालत आला अदलिया की हुक्म अदूली के जुमरे में नहीं आता? आज ही आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत के इल्जामात पर असेंबली रुकनियत से नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम को आज ये नाअहल करते हुए अदालत बर्खास्त होने तक टिल द स्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट सजा सुनाई और उन्हें किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में यह पहली बार किसी वजीर आजम को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया है। वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर भी दिया
दिया कि वो आला अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, तहम अदालत ने उनकी माफ़ी मुस्तरद कर दी। आयरनी ये है कि इस्लामाबाद में बराजमान एक मुंतखब वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन में इलेक्शन कराने के एक फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक चुके हैं और दूसरे हुक्म पर लेतोलाल से काम ले रहे हैं। फंड्स का मामला डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी पार्लियामेंट को भेज चुके हैं। अब क्या वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं? ये सवाल तहरीके इंसाफ के फवाद चौधरी आज उठा रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है कि हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स जारी नहीं किया। अब हुकूमत जानबूझकर तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है सर, क्योंकि एक माह में दो फैसलों से रूगरदानी आपकी हुकूमत कर रही है। पहले 3-2 के ऊपर 4-3 का पूरा बहस छिड़ गई, उसके बाद आज खुद नोटिस को मौजूद बहस बनाकर इबाहम पैदा कर दिया गया और अब फंड्स जारी करने के बाद जो एक सरहन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको पार्लियामान के सपुर्द कर दिया गया। इस पर आरा मुख्तलिफ हैं, लेकिन हुकूमत की किसी भी राय से अहम राय जस्टिस शाहजहां अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल की है, जो 4 लोग हैं। और उन्होंने वाज़े तौर पर इन राइटिंग, बेंच के ज़रिए नहीं कि कोई ऑब्जर्वेशंस दी हों या मीडिया पे कोई बात की हो, उन्होंने इन राइटिंग ये कहा है कि उन्होंने इस सुओ मोटो को रिजेक्ट किया है। तो लिहाजा ये जिस फैसले की कंटेम्प्ट की बात हो रही है या ना मानने की बात हो रही है, उस फैसले की आईनी और कानूनी हैसियत वाज़े नहीं है। और इसीलिए हमने चीफ जस्टिस से इस्तदा की है कि वो अगर एक फुल कोर्ट बनाएं जो इसको वाज़े कर दे कि भी 3-4 है या 3-2 है, ताकि हम सब उसको माने। जब तक कोर्ट के अपने अंदर से ये मामला हल नहीं होता, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसे हम सबकी ख्वाहिश होती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल किया जाए, लेकिन इस फैसले के ऊपर बहुत संजीदा आईनी और कानूनी जो एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कोर्ट के अंदर से उठें। खुर्रम साहब, ताज्जुब है कि आप फुल कोर्ट से वजाहत अभी भी तलब चाह रहे हैं कि 3-2 नहीं 4-3 है तो वजाहत दे, फुल कोर्ट दे, लेकिन आपने फुल कोर्ट से ये नहीं इस्तदा की कि फुल कोर्ट बैठ के अपने ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स वज़ा कर दे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो आप लोगों ने पास कराया है, जितनी तेज़ी से कराया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर भी कर दी गई है। इसको चैलेंज कर दिया गया है कि ये बदनीयती पर मबनी है और ये कानून साजी बदनीयती पर मबनी के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ अदालत उज़्मा को है। सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दिस पैन्स आउट। लेकिन इन द प्रोसेस सर, मामले को आप कभी काबीना में ले जाते हैं, कभी मीटिंग्स में ले जाते हैं, फिर पार्लियामान में ले जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज के सपोर्ट कर देते हैं, वहां से करारदाद पास करा देते हैं। फिर ये साफ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत जानबूझकर इलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रही। पार्लियामान से करारदाद पास कराते हैं आप, जो एक 20 दिन पहले ये खबर हमारे पास मौजूद थी, हमने खबर ब्रेक भी की, एन वही करारदाद आप लोगों ने कल पास करा दी। फंड जारी नहीं करना, हुकूमत के इरादे तो बहुत वाजे दिख रहे हैं, हुकूमत इलेक्शन कराना ही नहीं चाह रही, तो मामला पार्लियामान के सर डालना चाह रहे हैं अब आप। जी देखिए, ये मैं हैरान हूँ, ये कैसे सर डाला जा सकता है? ये तो इस्तिलाह ही दुरुस्त नहीं है। पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, जिन्हें आइन ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद इस रियासत में इक़्तिदार आला हासिल है मुंतखब नुमाइंदों को। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया है। हुकूमत ठीक है, हमारी इस वक्त जो PDM है उसकी एक वाज़े अक्सरियत मौजूद है, अपोजिशन जो मेन पार्टी है वो ऐवान में मौजूद नहीं है, लेकिन पार्लियामान में हुकूमत ने जो प्रपोज़ किए हैं और पार्लियामान ने जिनको एक्सेप्ट करके उनको पास किया है, तो अब तो वो पाकिस्तान के अवाम की मंशा है, इट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अब उसको कोर्ट को उस नज़र से देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ कोई एक शख्स नहीं है जो ये कह रहा है। लेकिन इससे पहले हम इस बहस में जाएं, मैं फिर आपकी तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करूंगा कि ये सारी बहस जो है ये सिर्फ एक मामले से साफ और सीधी हो जाएगी कि वो फुल कोर्ट बुलाकर इसका फैसला कर दे। यकीनन सर, हम खुद चाहते हैं फुल कोर्ट ज़रूर बने और बहुत सारी जो इबहम है ये दूर किया जाए। एंड अब कौम भी जानना चाहेगी कि कौन से वो जज साहिबान हैं जो कहेंगे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं ज़रूरी। लेकिन सर, इन द मीन टाइम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब रात नदीम मलिक साहब के शो में ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को बुलाएगी तो वो ये कह देंगे कि हुकूमत काबीना है और काबीना ने मामला पार्लियामान को भेज दिया है, और हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल कर दे। तो मतलब सर, इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है कि नाअहली से बचने के लिए पार्लियामान का सहारा ले रहे हैं आप लोग।
जी राना साहब, ज़रूर आपको मालूम है कि वो एक दबंग आदमी है, वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन 12 अगस्त को कौमी असम्बली आज खुद तहलील हो जाएगी और उसके बाद आइन कहता है कि 60 दिन में इंतखाबात होने हैं और वो जो इंतखाबात हैं वो जब चारों सूबों में और कौमी असम्बली में बैक वक्त होंगे तो उनकी शफाफियत, उनकी वफाकियत, शफाफियत अपनी जगह पर है, जो वफाकियत है कि चारों सूबे बैक वक्त जो हैं उनके अवाम जो हैं वो पोल्स पर जाएं, ये बहुत बड़ा इशू कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में रेज़ हुआ है और मैं चूँकि उसका ऐनी शाहिद हूँ कि छोटे सूबों के जो, चूँकि सेनेट में चारों सूबों की तादाद बराबर है, तो वहाँ छोटे सूबों के जो अरकान हैं उन्होंने उठकर ये कहा कि अगर पंजाब का फैसला पहले ही आ जाएगा तो फिर वफाक का फैसला, तो फिर इट्स ए फोरगॉन कंक्लूजन कि जी अगर यहाँ तो ये हो रहा है तो फिर पूरे मुल्क के जो इलेक्शन का फैसला है वो अगर सिर्फ एक सूबा, चूँकि 55% वहाँ कौमी असम्बली की में नशस्तें हैं, तो उसकी वजह से पूरा इलेक्शन जो है उसके ऊपर एक साया आ जाएगा, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए सेनेट से भी इस करारदाद का ना, फिर वो सेनेट की करारदाद को कल जॉइंट सेशन ने दोबारा पास किया यूनानिमसली कि सेनेट की तरफ से भी ये बात उठी है जो वफाक का ऐवान है कि चारों सूबों में इंतखाबात बैक वक्त कराना और एक शफाफ तरीके से, जिसके लिए हम बजट में इंशाल्लाह जो जितनी भी उसके लिए फंडिंग चाहिए वो भी वहाँ बजट में कौमी असम्बली पास करेगी। उस वक्त तक हमें उम्मीद है कि ये जो अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशंस हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे, सेंसस भी मुकम्मल हो जाएगा। तो जो आइन की लार्जर स्कीम है कि सूबों में बैक वक्त निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में नई मरदमशुमारी पर, नई हल्का बंदियों पर पूरी तरह फंडेड इंतखाबात हों, वो इंशाल्लाह अक्टूबर में हम कराएंगे। और ये भी मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं कि अभी तक पीडीएम ने जितने भी इंतखाबात करवाए हैं उसमें से किसी एक में भी डस्का नहीं हुआ, किसी एक में भी पीडीएम की हुकूमतों ने प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा नहीं किया, गोलियां नहीं चलाई, खवातीन वोटरों को हरासा नहीं किया, वोटिंग के अमल को सुस्त करने की कोशिश नहीं की। तो तभी तो हम वो कह रहे हैं कि जो नताइज आए हैं चाहे हमारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन वो चूंकि शफाफ तरीके से आए हैं हम उनको कबूल करके आगे बढ़े। तो खुर्रम साहब, मैं आपकी बातों से अखज़ कर रही हूँ कि 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे। जी, ये एक और सवाल है जो हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लेकर जाइए कि देखिए, या तो जो 90 दिन की शर्त है वो एक पत्थर पर लकीर है और कल 90 दिन पूरे हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखकर ही आइन में आज 50 साल मुकम्मल हुए हैं, कल 254 की शिक भी रखी गई है कि अगर आइन में दी गई मुद्दत पर कोई अमल मुकम्मल नहीं होता तो सिर्फ वो इस वजह से गैर आइनी नहीं होगा कि वो वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। अब सवाल तो बहुत बड़ा है ना जी कि आइन ये भी कहता है कि कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर 60 दिन में इंतखाबात होने हैं, लेकिन उनके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि इंतखाबात नहीं होंगे। अब अगर वो 60 दिन की शर्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के जरिए उसको मुअत्तल कर सकता है, तो ये सवाल उठ जाएगा कि आइन में दी हुई कोई भी जो मुद्दत है उसका तयन कौन करेगा। और ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है जो फुल कोर्ट अल्लाह करे असेंबल हो और इसका जवाब दे कि जो कोर्ट ने एक नया डॉक्ट्रिन दिया हमें कि जी मिनिमम डिले जो है, अब वो मिनिमम डिले का फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, हाई कोर्ट ने करना है, पार्लियामान ने करना है, व्हाट डज इट मीन। तो ये सारे इश्यूज ऐसे खड़े हो गए हैं। मैं फिर एट द हैजर्ड ऑफ रेपिटेशन ये कि ये बेहतर यही है और हमारी इस्तदा होगी कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट कन्वीन करके इन सवालात के हतमी जवाबात कौम को फराहम कर दें। तो ये भी समझा दीजिएगा खुर्रम साहब कि 90 दिन तो कल पूरे हो रहे हैं, तो कल से निगरान हुकूमत जो पंजाब में बैठी है उसका क्या स्टेटस है कल से? देखिए, ये 2 दफ़ा हो चुका है। ये हालिया लेटेस्ट जो है 2007 में जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उस वक्त के वज़ीर आला ने, वक्त से पहले अगर आपको याद हो अकरम दुरानी साहब वज़ीर आला थे, JUIF की गवर्नमेंट थी MMA की, तो उन्होंने वक्त से पहले उसको तहलील कर दिया था। लेकिन फिर वो 5.5 महीने हुकूमत कायम रही और वो फिर इकट्ठे ही इंतखाबात जब 2008 फरवरी में हुए और इंतखाबात में मज़ीद 40 दिन का डिले हुआ था शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये इस पर कह देना कि जी 90 दिन की वजह से कोई बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है। पाकिस्तान की हालिया तारीख में ये मिसालें मौजूद हैं और इसका भी यही तरीका है कि या तो अब हमारे पास अगर पार्लियामान भी इसके ऊपर अपनी राय देकर लेजिस्लेट कर सकती है,
लेकिन जो आइन में जो असल अहमियत बात है कि 218(3) में जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक मुकम्मल जिम्मेदारी डाली गई है साफ और शफाफ इलेक्शंस कराने की, तो ये भी एक तारीख नई बनी है कि कल सुप्रीम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें फिर पार्लियामान के दोनों ऐवानों के सरबराहों को एक ख़त लिखना पड़ा अपने इख्तियारात के अयादे के लिए कि जी मेरे इख्तियारात मुझसे छीने जा रहे हैं, और खुद इस पे आप या तो लेजिस्लेट करें या कोई बात करें कि इलेक्शंस एक्ट 2017 में भी सराहत आ जाए कि भाई इंतखाबात की तारीख कौन देगा, ताकि ये सारे मामलात जो हैं ये शफाफ तरीके से हल हों, लेजिस्लेशन के जरिए हल हों, ताकि कोई ये ना कहे किसी ने अपनी मर्जी से चला दिया। और ये जो डिलेज हैं इनको भी जो रेगुलराइज करना है वो मेरा ख्याल है बिल आखिर या तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कर दे या फिर पार्लियामान इस पर अपनी राय दे देगी। मगर खुर्रम साहब, मुझे एक बात भी ज़रा समझाइएगा, आज ही अदालती तौहीन पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया गया है। अब आपकी हुकूमत तो दोहरी तौहीन की मुर्तकिब नज़र आ रही है, एक तरफ अदालती अहकामात से भी आप लोग रूगर्दानी कर रहे हैं, दूसरी जानिब जजेस पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। एक अगर समझ लें शहबाज शरीफ साहब अगर अंडर क्वेश्चन आ जाते हैं ना मानने के लिए फैसले, तो अगर आप देखें मरियम साहिबा क्या कहती हैं और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जिनको नाअहल कर दिया गया है, एक दफ़ा मुआवजना पहले देख लें फिर आपसे कंटिन्यू करती हूँ। अदालत में 2 महीने हो गए जब कौन अवार्ड करने पे पहले म्यूजिकल चेयर खेली जा रही थी। 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। बड़ी अदालत जंप कर गया, उसको इधर भेजो, हम निपटे के थे। रियासत के अंदर सियासत अवाम का हक है, सियासत सियासतदानों का हक है। इस डिमांड में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, फैसले हम करेंगे। उमर अता बंदयाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तो सर, आज के फैसले में जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया, अदालत ने कहा है वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने आला अदलिया को बराह रास्त धमकी दी है और जलसा आम में उनकी तकरीर की ज़बान इंतहाई तज़हीक आमेज़, नामुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज पर मुश्तमिल है। फिर फैसले में मज़ीद ये कहा गया है कि हालांकि तौहीन आमेज़ शख्स किसी रिलीफ का हकदार नहीं है क्योंकि उसने अवामी मकामात पर आला अदलिया के वक़ार को मुसलसल मजरू किया है। तो इस फैसले में तो अगर राना तनवीर के नाम हटा के मरियम साहिबा का नाम डाल दें तो ये तो बिल्कुल एक ही बात हो जाती है, डोंट यू थिंक सर? जी, कोर्ट इस मामले में आज़ाद है, लेकिन मैं याद करा दूं कि हालिया महीनों में अदलिया के फाजिल जजों के ऊपर सबसे गलत और घटिया ज़बान जो है वो पिछले साल पीटीआई और उसके जो लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल की थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था और उसके बाद जिसमें कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था। तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो अदलिया को किस किस्म की गालियां, जो जिस किस्म की ज़बान शायद पीटीआई में कि चूँकि वज़ीर आज़म थे तो वो पीटीआई की ज़बान ही है कि जब अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ना हो तो हर किस्म की गाली दे दो। हमारा जो हम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो एतराज़ात हैं वो सरीहन आइनी है, उनका जवाब चाहिए कि भाई क्या अगर एक कोर्ट आइन में लिखी हुई एक शिक 60 दिन से आगे ले जा सकता है तो फिर 90 दिन की शिक जो है जिसके बारे में हमारे वाज़े तौर पे ये इस कोर्ट के सामने हमने इस्तदा भी की है, फाइनेंसिस के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, वफाकियत के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से, कि ये पाकिस्तान में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इस चीज़ की होनी चाहिए कि जो जब इंतखाबात हों कौमी तो वो 2018 के इंतखाबात के बहुत ही कड़वे और जहरीले सबक लेते हुए कि 2023 के इंतखाबात जो हैं उन्हें हमें हर तरीके से इंश्योर करना है कि वो साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों। उसके लिए भी ज़रूरी है, जिस तरह सेनेट ने कल कहा है और फिर जॉइंट सेशन ने कहा है, कि चारों सूबों में और वफाक में निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में बैक वक्त इंतखाबात इंशाअल्लाह अक्टूबर में हों। तो सर, यही सारी बातें बैठ के सुकून से भी हो सकती है ना? पूरे मुल्क में तमाशा बन रहा है आइन का, इदारों का। आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुज़ाकरात की दावत दी है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपोजिशन से बातचीत का कहा है, ख्वाजा आसिफ भी ये कह चुके हैं कि कौमी डायलॉग की अशद ज़रूरत है, गैर मशरूत ही सही। सर, ये बातें सारी जो आप कर रहे हैं इलेक्शन से ही सही, तो ये जिद क्यों कि गैर मशरूत, अनकंडीशनल, नॉट कंडीशनल कर लीजिए, इलेक्शंस के ऊपर ही तो पूरा मुल्क घूम रहा है। जी, बातचीत करने से पहले इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को
अपने रवैये, अपना जो पैराया है जिसमें वो दूसरी जमातों के बारे में बात करते हैं, उसको तहजीब के दायरे में लाना होगा। उनको ये कहना होगा कि जी ये जो लोग बैठे हैं इस वक्त हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में, आपके नाजरीन और अक्सर मीडिया के लोग भूल जाते हैं कि ये जो जमातें इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद हैं, इनके पास अवाम के वोट की 2/3 68% जो 2018 में वोट पड़ा था उसके नुमाइंदा लोग हुकूमत में बैठे हैं। तहरीक इंसाफ को 32% वोट पड़ा था, वो निकल गए बीच में से। ताजुब होता है, इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो चार्ज्ड अमाउंट है। आप लोग इतनी बड़ी अक्सरियत है, मैं मानती हूं आप लोगों को ये बातें नहीं पता, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर आप पार्लियामान को दे रहे हैं फंड्स रिलीज ना करते हुए। बट सर, इन सारी बातों से कतई नजर मियां साहब स्विट्जरलैंड के बाद सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। इतलात ये भी हमें मिली है कि उनको ये हदायत दी गई है कि जब तक जस्टिस बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं, मियां साहब को वापस नहीं आना चाहिए। इज दैट सो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मियां साहब की सेहत जो है वो अब पहले से बेहतर है, इसलिए वो अब एक निस्बतन तवील ट्रैवल जो है उम्रे का वो कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में मौजूद होंगे। उनके जो कानूनी मामलात हैं वो अपना रास्ता लेंगे, लेकिन ये फ़ैसला उनके डॉक्टरों ने और फिर बिलाखिर उन्होंने करना है कि वो कब पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं है। तो ज़्यादा देर से क्या मुराद है? अक्टूबर तक आ जाएंगे इंशाल्लाह खैर से? जी डेफिनेटली वो इंशाल्लाह अगले इंतखाबात के वक्त पाकिस्तान में मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, बात कर रहे थे मिनिमम डिले का फैसला कौन करेगा। बहुत से इबाम हैं, फुल बेंच बैठने की ज़रूरत है। मगर नाजरीन, हुकूमत वक्त ने जो एग्जीक्यूटिव का फैसला था पैसे रिलीज़ करने का, वो पार्लियामान की एक स्टैंडिंग कमेटी को भेज के नफ़ी की है उन रूल्स की। इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के जो क्लासिफाइड होते हैं एज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि उसके ऊपर पार्लियामान की नज़रसानी की ज़रूरत नहीं होती। ये पहली फिक्स्ड अमाउंट्स होते हैं जो डिस्चार्ज होने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन लगारी साहब। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप लोगों की अपने ज़ाती मौक़िफ़ की तरफ आने से पहले, क्योंकि आप पार्लियामान के हर हाउस का हिस्सा रहे हैं, फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबली टू द सेनेट टू द नेशनल असेंबली, यकीनन और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आप जानते होंगे सर ये एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये पहली एक्सपेंस नहीं होते या पार्लियामेंट को इसके ऊपर फैसला करना पड़ता है? मेरे बीवी अस्सलाम वालेकुम। आइन की हमारी एक जो है आर्टिकल 81 वो जो जहाँ आइडेंटिफाई करते हैं द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शेल बी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उसके अंदर उसके बी के अंदर जब आता है वो उसके अंदर कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रिन्यूमरेशन पेएबल टू ऑफिसर्स, सारा कुछ करते करते हाई कोर्ट की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, और उसके बाद वो कहता है द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिशन एंड द सेक्रेटरी टू द सेनेट एंड नेशनल। तो 81 का बी वाजे ये कहता है कि ये चार्ज एक्सपेंस है। उसके बाद अगर हम 81 के ही डी में जाएं तो वो कहता है एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एंड एनी अदर सम्स जो है वो दिए जा सकते हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भी ये देना है। 81 का जो बी है उसके अंदर भी इसका जिक्र है, 81 के डी के अंदर भी इसका जिक्र है। फिर अगर हम आगे आए तो जो 82 है वो कहता है सो मच ऑफ द एनुअल बजट स्टेटमेंट एज रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वो चार्ज अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं क्या है, may be discussed but shall not be submitted to the vote of the National Assembly। तो इस पे वोटिंग ही नहीं होनी। और मेरा पिछला 20 साल का जो तजर्बा है वो ये मुझे कहता है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं, सप्लीमेंट्री अमाउंट्स जो हैं, वो कभी भी पार्लियामेंट में आके उन पे वोटिंग नहीं होती। और जब 100 अरब से ज्यादा तो ऑलमोस्ट खर्च हो चुके हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मद में। आपकी मोटी बात आम आदमी की समझ के लिए ये है कि जो पार्लियामान को नजरसानी के लिए भेज दिया है कैबिनेट ने ये फैसला, इसके ऊपर पार्लियामान की नजरसानी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जरूरत ही नहीं थी। मैं पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ 20 साल का, 22 साल का मेरा तजर्बा भी है पार्लियामेंट का। उसके अंदर पंजाब में भी होता था ये कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आती थी वो कैबिनेट जो है अप्रूव करती है। असेंबली का सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के साथ पहले उनकी रिलीज से पहले उनका कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। जब ये एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो अगले साल के बजट के साथ सप्लीमेंट्री बजट के तौर पे ये चीज पार्लियामेंट में अप्रूव की जाती है। तो चार्ज एक्सपेंसेस के ऊपर वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, हुकूमत फिर भी ये कर रही है। आपको लगता है कि तौहीन अदालत की मुर्तकिब है हुकूमत ये करने से? ये दूसरी दफा अदालत उज़्मा के फैसले से रूगर्दानी हम देख रहे हैं।
मेहर बीबी, मुझे तो ये वाज़ेह लग रहा है कि हुकूमत जो है ये हुडविंक करने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट को। अब वो ये बहाना बनाएंगे कि जी हमने इसको पार्लियामेंट में भेज दिया है करने के लिए, और वो कमेटी को रेफर करके, जिससे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गल सेर से पै गई है। मतलब कमेटी कब बैठेगी, कब मिलेगी, और जब इन्होंने करनी होती है अपनी चीजें तो एक ही दिन के अंदर कमेटी जो है वो लॉज पास भी कर देती है। वो आ हमने जाते देखा ना, बिल्कुल बिल्कुल है सर, ऐसा ही हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 कैसे ठक करके ड्राफ्ट हुआ, ठक करके असेंबली में पेश हुआ और फट करके नेशनल स्टैंडिंग कमेटी भी बैठ गई और उसके बाद उसने भी फुर करके पास कर दिया। मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन लगारी साहब, इट वाज अ प्लेजर एज ऑलवेज। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई तारीख रकम करने में रवा दवा हैं, बात बताएंगे आपको वक्फे के बाद। स्टे विद अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एक और दरीना रहनुमा को पार्टी ओहदे से हटा दिया है। लतीफ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुनों में से थे। ये 2003 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए, अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और एडवाइजर भी रहे, गवर्नर पंजाब भी तैनात किए गए और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिफा में कानूनी जंग हमेशा फ्रंट फुट पे रहते हुए लड़ी है। नाज़रीन, 2007 के वकला तहरीक में भी पेश रहे और बार की सियासत में भी लतीफ खोसा का एक मकाम है। 40 बरस तक इनके ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात जीते। 3 बार हाई कोर्ट बार के सदर भी मुंतखब हुए और 3 बार पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन भी मुंतखब हुए। पार्टी के लिए खिदमात पर इन्हें 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और पार्टी की CEC के मेंबर भी रहे। पार्टी के लॉयर्स विंग, पीपल्स लॉयर फोरम, इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल के मरकजी चेयरमैन भी रह चुके हैं। मगर आज लतीफ खोसा के लिए जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनको फारिग कर दिया गया है। उनका जुर्म ये बताया जाता है कि उन्होंने 3 दिन पहले 2 सूबों में इंतखाबात के मामले पर अपनी कानूनी राय का इजहार करते हुए 90 रोज में इलेक्शन कराने के हक में बयान दिया। लतीफ खोसा ने राय का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए किसी फैसले की जरूरत नहीं। आइन में वाज़ेह है कि असेंबली तहलील होने पर 90 दिन में इलेक्शन होंगे और निगरान हुकूमत 90 रोज के लिए होती है। लतीफ खोसा ने ये तज्जिया भी साथ साथ दिया कि अस खुद नोटिस को मौजूए बहस बनाकर इबहाम पैदा किया जा रहा है। आज से 10 दिन पहले भी लतीफ खोसा ने अपनी पार्टी पर यह तंकीद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हुकूमत का हिस्सा है। लतीफ खोसा का जुर्म ये बताया जा रहा है कि उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर इख्तिलाफ राय रखा। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद रही हैं, नजरियाती लीडर रहे हैं और इस पार्टी का मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूं। वो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैं पार्टी का सबसे सीनियर रहनुमा हूं और मैं ही असल पीपल्स पार्टी हूं। आज भी वो ये कहते पाए गए कि पीपल्स पार्टी मेरे अंदर है। वो इख्तिलाफ राय है। अब ये क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसी नौयत के इख्तिलाफात पर इससे पहले भी चौधरी एतजाज एहसन साहब हों, मुस्तफा नवाज खोखर हों, इन सबको पार्टी से दूर कर दिया गया है और ये सब इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो रहा है कि जो जमहूरियत, दस्तूर, कानून की सबसे बड़ी अलमबरदार समझी जाती थी और जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है पर यकीन रखने वाली पार्टी ने अपने दरीना साथियों को इंतकाम का निशाना क्यों बनाना शुरू कर दिया है। बात करते हैं, मुस्तफा नवाज खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बड़े वोकल लोग हैं जो हट के अपनी राय रखते हैं या जुर्रत करते हैं, उनको बिल्कुल नकाल के अलहदा इस तरह क्यों कर दिया जाता है कि जिसमें शर्मिंदगी का अंसर भी हो और ये वाज़े तौर पे दिख रहा हो कि इख्तिलाफ राय रखने की वजह से उनको अलहदा किया गया है? जी महर, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज ही ये रहा कि इख्तिलाफ राय को ना सिर्फ उसके अंदर बर्दाश्त किया जाता था बल्कि एक ऐसा तरीके से देखा जाता था, एक जमहूरी स्पिरिट में, कि लोग मुतजाद आरा रख सकते हैं और उनकी उन आरा को वेलकम किया जाता था। खोसा साहब का जो इंसिडेंट है उसके ऊपर तो वो ज्यादा खुद ही उसके ऊपर बयान कर सकते हैं कि क्या मुहरकात थे, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो यही हुआ है कि क्योंकि उन्होंने 90 रोज के अंदर जो आईनी शिक है, जो आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन कराए जाएं, उसके ऊपर उन्होंने जो अपनी राय की शायद उसको मुनासिब नहीं समझा गया। और
अब इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि जब जमातों के अंदर ऐसा हफ्सदा माहौल हो जाएगा कि जहां पर इख्तिलाफ राय को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लोगों के ऊपर मॉरल कंपल्शंस होती हैं। अब खोसा साहब एक बड़े सीनियर वकील हैं, बाहर के वो मुख्तलिफ दौर में सदर रह चुके हैं, उनकी पाकिस्तान की जो वकला की जो सियासत है उसमें एक बड़ा नाम है। इसी तरह चौधरी एतजाज एहसन साहब हैं। अब वकील होते हुए ये ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए, बाहर के और ओहदे रखते हुए, एक कंपल्शन इंसान फील करता है कि इस मौके के ऊपर कानूनी राय क्या होनी चाहिए या कानूनी रास्ता क्या है। अब उस राय का इजहार भी अगर जुर्म ठहरे तो मेरे ख्याल से फिर ये जमातों के लिए और जमहूरियत के लिए बेहतर तो नहीं होगा, और आगे चलकर ये तारीख की बातें हिस्सा बन जाएंगी और इन जमातों से फिर ये सवाल। मुस्तफा साहब ये बताइएगा मुख्तसरन कि ये फैसले बिलावल भुट्टो जरदारी अस खुद लेते हैं या उनके वालिद मोहतरम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब लेते हैं? आपकी क्या मालूमात है इस हवाले से? मेरे ख्याल से दोनों हजरात नहीं लेते। खुशामदी टोला एक जो उनके इर्द गिर्द होता है वो उसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। एक हमारी हर सियासी जमात में ही तकरीबन इस तरह का कल्चर मौजूद है कि जहां पर अगर उसको वेट और फाइनल अप्रूवल तो जरूर बिलावल साहब या जरदारी साहब देते होंगे ना सर, तो फैसला तो उन्हीं का हुआ। मजबूर कर देते हैं उन्हें। सारा जो टोला मौजूद रहता है हर वक्त, जो लोगों की सिर्फ वहां पर बयान करते हैं। खूबियां तो एक तरफ आप रहने दें, लेकिन जो वहां पर सिर्फ इनका काम ही ये है कि लोगों की बदखुइयां करें, फिर वो उसके अंदर अपना किरदार करके लीडरशिप को मजबूर कर देते हैं। हालांकि जरदारी साहब में और बिलावल साहब में हमेशा क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की एक बहुत ज्यादा उनके अंदर ये स्पेस थी और उसको हमेशा वो वेलकम भी करते थे, और मेरे ख्याल से अभी भी कई मौकों पर वो वेलकम करते होंगे अपनी इंटरनल डिस्कोर्स में। लेकिन ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ये चंद खुशामदी टोला होता है, चंद लोगों पर मुश्तमिल। जो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। दैट्स इट फॉर टुनाइट, आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।